हिस्सा बनकर और इन जनरल हर तरफ तुम पर अटैक्स हो रहे हैं, गलत जानकारी फैलाई जा रही है। मैंने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं जो मुझे लगता है कि सिस्टमेटिक तरीके से तुम पर और टेलीग्राम पर हर एंगल से झूठ फैला रही हैं। क्यों हर कोई तुम पर इतना अटैक करता है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करना ज़्यादा दोस्त बनाने का तरीका नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि तुम ज़रूर किसी ऐसी सिचुएशन में फँस जाओगे जहाँ तुम किसी भी कंट्री में करंट गवर्नमेंट के ऑपोज़िशन की फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर रहे होगे ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें। उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट का इनिशियल रिएक्शन और एक बहुत बेसिक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन ये होगा कि वो कहे, अरे हमारी ऑपोज़िशन पे भरोसा नहीं करना चाहिए और उनको बोलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो असल में किसी विदेशी दुश्मन या जियोपॉलिटिकल ताकत के एजेंट हैं, जो हमारी कंट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हर सत्तावादी शासन ने इतिहास में यूज़ किया। तुम देखो स्टालिन का रशिया या नाज़ी जर्मनी, माओइस्ट चाइना, ये हमेशा वही ट्रिक यूज़ करते थे। वो कहेंगे, हमें तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सीमित करना होगा क्योंकि ये लोग जो अपोज़िशन का नाटक कर रहे हैं, असल में उसी देश के एजेंट्स हैं जो टेक ओवर करना चाहता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी आज़ादी को भूल जाओ और अब धीरे-धीरे तुम देख रहे हो कि फ्री कंट्रीज़ में भी ऐसे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। जब प्रेसिडेंट मार्कोन की टीम को कुछ फुटेज दिखाया जाता है, तो उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है, उदाहरण के लिए उसकी बीवी का उसे थप्पड़ मारने वाला वीडियो ये बताता है कि ये सब फेक रशियन इमेजरी है, जो कुछ सही नहीं है, कुछ जो मिस इन्फॉर्मेशन या इंटरफेरेंस है। और फिर जब उन्हें ज़्यादा जानकारी मिलती है, तो उन्हें अपनी कहानी को रिफ़ाइन करना पड़ता है। तो जब तुम ऐसी सिचुएशन में हो कि तुम टेलीग्राम जैसा प्लेटफ़ॉर्म चला रहे हो और फिर तुम आइडियाज़ की फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो मेनस्ट्रीम नैरेटिव के साथ अलाइन नहीं करती। तुम अक्सर इस क्रॉस फायर में फंस जाते हो जब सत्ता में लोग कहते हैं कि तुम किसी विदेशी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हो जो उन्हें पसंद नहीं है। ज़रूर वो कहेंगे, अगर तुम इन आवाज़ों को बचा रहे हो तो ये सही नहीं है। जब तुम किसी दूर के देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाते हो तो वो तुमसे प्यार करते हैं, या जब तुम उनके जियोपॉलिटिकल राइवल कंट्री में होते हो तो वो तुम्हारी तारीफ करते हैं। लेकिन फिर जब तुम वही चीज़ उनके देश में करते हो तो उनका बाइपोलर एटीट्यूड हो जाता है और वो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा के लिए पसंद करते थे, लेकिन यहाँ नहीं, मेरे बैकयार्ड में नहीं, हमें यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फ्री प्रेस है। और फिर तुम एक अजीब जगह फंस जाते हो जहाँ यूक्रेनियंस कहते हैं तुम रशियंस के लिए काम करते हो और रशियंस कहते हैं कि तुम यूक्रेनियंस के लिए काम करते हो। और ये सारा सिज़ोफ्रेनिया कुछ ऐसा है जिससे हमें कुछ समय तक निपटना पड़ा, क्योंकि ये आप पर हमला करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। कभी-कभी तुम्हें समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ रहा है। क्या ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं? और अगर ये उनके इन्वेंशन है ऐसे रूमर्स लॉन्च करने के लिए, तो हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। क्योंकि एक पॉइंट पे उन्हें रियलाइज़ हुआ होगा कि वो प्रोडक्ट साइड पे टेक्नोलॉजी में कम्पीट नहीं कर सकते, तो उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। या फिर सरकारें ही ऐसी अफ़वाहें फैला रही हैं, प्लेटफ़ॉर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और सिटिज़न्स को दूर रखने का डर दिखा रही हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि जब तक वो प्रो फ्रीडम प्लेटफ़ॉर्म को चलने देंगे, तब तक
उनकी पावर और ग्रिप उनके देश पर खतरे में रहेगी। और इन सब में हमें बार बार ये कहना चाहिए कि तुम बस पृथ्वी के सभी लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रिजर्व कर रहे हो, चाहे वे कुछ भी मानते हों, जब तक वो हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं और जब तक वो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं है जिनकी हमने चर्चा की थी, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन उनके विश्वास का कोई मतलब नहीं, चाहे लेफ्ट हो या राइट विंग। तुम बस उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यूक्रेन, रूस और ईरान के लोग और पूरी दुनिया के लोग समझते हैं कि तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा के बावजूद भी? मुझे लगता है लोग स्मार्ट हैं। जब भी मैं इन देशों के किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, असल ज़िंदगी में लोग मुझे सड़क पर पहचान लेते हैं। देखो, यहाँ दुबई में वो आते हैं और वो काफ़ी ग्रेटफुल और समझने वाले लगते हैं। इन देशों की प्रोपेगेंडा उन्हें कई बातें बताएगी, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर करना सीख लिया है। इसीलिए वो इतने खुश हैं कि टेलीग्राम है, क्योंकि उनका दुनिया को समझने का तरीका ये है कि एक दूसरे से नफ़रत करने वाले सोर्सेज़ से परस्पर विरोधी और एक दूसरे को नकारने वाले नज़रिए मिलें, और समझने की कोशिश करो कि सच में क्या सही है, क्योंकि कोई भी सोर्स पूरी तरह अनबायस्ड नहीं होता है। 2022 में जब यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ, मुझे इंस्टेंटली समझ आया कि दोनों साइड्स प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए टेलीग्राम का यूज़ करेंगे, और मैंने नहीं चाहा कि टेलीग्राम को युद्ध के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। और मैंने कहा, और मैंने इसे पब्लिकली पोस्ट भी किया। मैंने सुझाव दिया कि शायद हमें वॉर के समय दोनों देशों में सभी पॉलिटिक्स रिलेटेड चैनल्स को सस्पेंड कर देना चाहिए। शायद उन 2 देशों में चैनल्स नहीं होने चाहिए। और फिर मज़ेदार बात ये हुई कि दोनों देशों के लोग इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने मुझे बताया कि यूक्रेन और रूस दोनों जगह के लोग ये मानते हैं कि मैं उन्हें बेबीसिट नहीं कर सकता और ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उन्हें कौन से इन्फॉर्मेशन सोर्सेज़ तक एक्सेस मिलनी चाहिए। वो बड़े हो गए हैं और अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। उन्हें पता है कि काफ़ी प्रोपेगेंडा है। वो लोग इस प्रोपेगेंडा को समझने लगते हैं। वो सीखते हैं कि सच को झूठ से कैसे पहचानें, और इस युद्ध के समय में उनके लिए जितनी ज़्यादा जानकारियाँ हो सके, उतनी वैल्यूएबल थी, क्योंकि उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त प्रभावित हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा था। तब मुझे समझ आया, लोग स्मार्ट होते हैं, लोग समझ जाते हैं, लोग देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। अगर तुम इन देशों में ज़्यादातर लोगों से पूछो, क्या तुम मानते हो कि किसी भी वजह से टेलीग्राम का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए? तो वो कहेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ हो। उन्हें अपनी आवाज़ चाहिए और अपनी राय सुरक्षित तरीके से शेयर करने की जगह चाहिए।